Hello to everyone. Now in continuity with the previous topic related to the chapter magnetic effect of current, we have next topic moving coil galvanometer. जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसे हम MCG के नाम से भी जानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने अच्छे से करना है। कई बार ये पेपर में 5 मार्क्स में भी आ जाता है और 3 मार्क्स की कैटेगरी में भी, बट इट डिपेंड्स कि पेपर में कि कौन सा पार्ट इसका आपसे पूछा गया, देन आपने वो अटेम्प्ट करना है। क्लियर? तो देखिए, आपके पास जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो है क्या कि ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट। मतलब एक सर्किट के अंदर अगर मान लो आपने स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना है, लाइक आपने माइक्रो ऑर्डर का करंट मेजर करना है, देन यू विल यूज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मतलब किसी में भी अगर स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन आएगी, देन वो हम किसके थ्रू नोट करेंगे? by the moving coil galvanometer. Means it is a device which is used to measure the small amount of the current in a circuit. Means जो smallest deflection होती है उसे अगर हमने नोट करना है, then we will use the moving coil galvanometer. इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सिंपल है क्या कि जैसे हमें पता है कि हमने जो पहले आर्टिकल किया था टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल। आपको पता है कि अगर आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उस कॉइल के ऊपर क्या एक्ट करती है? टॉर्क एक्ट करती है। मींस वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो वही क्या इसका प्रिंसिपल है। मींस जब मैं करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करता हूं, देन उसके ऊपर क्या एक्ट करेगी? टॉर्क। मींस इट स्टार्ट्स टू रोटेट। वो क्या करेगी? रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर? तो अब हमने देखते हैं कि इसकी आपके पास कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होगी, किस टाइप का आपके पास ये अपरेटस होता है, वो चीज हमने देखनी है। अब देखिए वो किस टाइप से होगा आपके पास इसका कंस्ट्रक्शन वर्क। ये जस्ट हमने इस टाइप से ये इसका चैम्बर बनाना है। दिस वन टर्मिनल T, यहां पे मैंने लिया ये एक मिरर, दिस इज अ कनकेव मिरर। इसको हमने अटैच करना है विद द रेक्टेंगुलर कॉइल। And this one is a spring. This one is another terminal. And this one is also the terminal, let it be T1, T2, and these are the pole pieces. This one is north and ये क्या होगा? साउथ होगा। तो ये मेरे पास क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्क है। ये बेसिकली एक चैम्बर है जिसके अंदर आपके पास क्या है कि यहां पे ये मेरे पास एक टर्मिनल, जिसे हम क्या बोल देते हैं? टॉर्जनल हेड। टॉर्जनल इन द सेंस कि इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करती है। ये ना आपके पास एक ऐसा टर्मिनल है जो रोटेशन शो करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल शो किया है कि ये रोटेशन शो करता है, इसलिए मैंने इसको बोला टॉर्जनल हेड, बट इट विल बी एक्ट एज अ टर्मिनल। क्लियर? इसको आगे मैंने अटैच किया है विद अ स्ट्रिंग, इसे हम बोलते हैं फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ये हमारे पास है फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप।
क्लियर। ये मटेरियल जो होता है वो हम क्यों प्रेफर करते हैं वो आपको बाद में पता चलेगा, बट इट इज अ हाईली फ्लेक्सिबल मटेरियल। मतलब होता क्या है, इसकी मैं जैसे मर्जी जितनी मर्जी ट्विस्टिंग कर लूं वो दोबारा से अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है। तो ये मेरे पास है फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ये जो मेरे पास मिरर है, दिस इज अ कनकेव मिरर जिसका मैं यूज करता हूं इन ऑर्डर टू मेजर द डिफ्लेक्शन। क्लियर। इसको आगे मैंने अटैच किया है विद द रेक्टेंगुलर कोयल जो कॉपर वायर की बनी हुई है। क्लियर। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कोयल है और इस रेक्टेंगुलर कोयल का जो आगे एंड है वो मैंने अटैच किया है विद दिस स्प्रिंग, लेट इट बी एस डैश। ये जो स्प्रिंग है मेरे पास, दिस इज अ हेयर स्प्रिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, हेयर स्प्रिंग बोलते हैं। हेयर मतलब बाल की सेंस में, मतलब ये भी क्या होता है, हल्का सा होता है बिल्कुल, एंड दिस इज अ हाईली फ्लेक्सिबल। ये भी क्या होता है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज्ड मटेरियल का ही बना होता है एंड इट इज हाईली फ्लेक्सिबल। क्लियर। ये हमारे पास होगा हेयर स्प्रिंग और इसका फर्दर कनेक्शन मैंने किया है विद अनदर टर्मिनल T1। क्लियर। ये मेरे पास अनदर टर्मिनल हो गया T1, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। वैसे क्या किया गया, इस टर्मिनल को मैंने आगे यहां पे प्रोसीड किया है। अगर आप ये एग्जाम में शो करना चाहते हो आप कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ इट। अगर आप ये नहीं भी शो करोगे तो चलेगा। मतलब जिस भी डिवाइस में आपने करंट को मेजर करना है ना, तो आप क्या करो, उसे इन दोनों के बीच में अटैच कर दो या फिर इन दोनों के बीच में अटैच कर दो, वो एक ही बात होगी। और ये मेरे पास है दो पोल पीसेस जो क्या करेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करेंगे। मतलब क्या होगा कि आपके पास ये इस टाइप से होंगे पोल पीसेस लाइक दिस, और यहां पे मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये क्या करेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करेंगे। मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मैक्सिमम जो होगी वो सेंटर के अबाउट क्या होगी, इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस कर्व टाइप के मैग्नेट यूज करते हैं। ये यूज करने को तो मैं ये भी कर सकता था लाइक दिस। अगर मैं ऐसे यूज करूंगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या जैसे जाएंगी, स्ट्रेट चली जाएंगी। क्लियर। बट अगर मैं ये यूज करूंगा देन दे विल बी गेट कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड द दिस कोर। तो मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसका यूज करूंगा तो मैक्सिमम क्या होंगे, यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगे। इट विल बी प्रोवाइड द रेडियल स्केल। बेसिकली ये क्या करेंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस टाइप से यूज करते हैं। क्लियर। तो आपके पास यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैंने इसके बीच में यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम प्लेस किया हुआ। क्लियर। ये मेरे पास क्या होता है, ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम यहां पे प्लेस किया है, ये आपके पास क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम होता है। नॉन मैग्नेटिक मेटालिक फ्रेम जो जनरली ब्रास मटेरियल का बना होता है। क्लियर। और इसके सेंटर पे ना आपने क्या करना है, कोर प्लेस करनी है। कोर जो आप प्लेस करोगे, यहां पे जो मैं प्लेस करता हूं, एक सिलेंडर टाइप की कोर को क्या करता हूं, प्लेस करता हूं, जो किसकी बनी हुई है, सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है। अगर मान लीजिए मेरे पास ये कॉइल क्या होती है, सर्कुलर होती, तो मैं अंदर क्या प्लेस करता, एक स्फीयर को प्लेस करता। अगर मेरे पास ये रेक्टेंगुलर है देन सिलेंडर को। क्यों, क्योंकि ये जो कॉइल है ना बेसिकली रोटेशन शो करती है। अगर इसने रोटेशन करनी है इस टाइप से, तो ये क्या करे, इसकी रोटेशन को डिस्टर्ब ना करे। तो अगर मान लो मेरे पास रेक्टेंगुलर है तो मैं अंदर सिलेंडर प्लेस कर दूंगा ताकि इजी वे में हो जाए। अगर मेरे पास क्या है, सर्कुलर कॉइल होगी, तो मैं अंदर क्या करूंगा, स्फीयर को प्लेस कर दूंगा, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट होनी चाहिए कॉइल की वो क्या होनी चाहिए, स्मूथली अकर होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस टाइप से यूज करेंगे। क्लियर, एनी डाउट। तो आपके पास यहाँ पे इस टाइप से हमने क्या करनी है, प्लेस करनी है। अब देखिए दो पोल पीसेस हैं जो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करेंगे। अब करना क्या है, यहाँ पे आपने डिफ्लेक्शन नोट करनी है मिरर में, और बाय द डिफ्लेक्शन आपने क्या मेजर करना है, करंट इन द सर्किट। क्लियर। क्योंकि देखिए जिसमें भी हमने करंट को मेजर करना है उसे हम इन दो टर्मिनल्स के बीच में अटैच कर देंगे। यहां पे मैंने क्या किया, अटैच कर दिया एंड देन करंट फ्लो करेगा। जब रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट फ्लो करता है, जब आप उसे मैग्नेटिक पोल पीसेस में रखते हो देन उसके ऊपर क्या एक्ट करती है, टॉर्क एक्ट करती है। तो जब वो टॉर्क एक्ट करती है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस टॉर्क। क्लियर। तो उसकी वजह से रोटेशन करने लग जाती है, और जो किससे इंडिकेट होता है, बाय द डिफ्लेक्शन इन द मिरर। मतलब मिरर में जो डिफ्लेक्शन होगी उससे आपको पता चल जाएगा कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। अगर कम डिफ्लेक्शन है तो करंट कम है, अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन है तो करंट क्या है, आपके पास ज्यादा है। तो एक तरह से मैंने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज वाइज देखूं तो मैंने क्या करना है, इसकी वर्किंग वाइज देखूं तो करंट मेजर करना है एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। क्लियर।
अब देखिए, मैंने इसका डिस्कस करना है, अब थ्योरी सेक्शन, मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस करना है। वो देखिए क्या है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्ट कर रही है और कॉइल को आपने ऐसे प्लेस किया है। अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं तो टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है बी आई ए साइन अल्फा। क्लियर? और अगर एक टर्न है तो ये, बट यहां पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। तो मैं मान लेता हूं अगर मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या होगा, n b i a sin अल्फा। n इज द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द कॉइल, b मैग्नेटिक फील्ड जो आपने प्रोवाइड किया, i जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, a भी द एरिया ऑफ दिस कॉइल। क्लियर? और अल्फा जो एंगल है वो क्या होता है, अल्फा इज द एंगल ऑफ द नॉर्मल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कि मींस अगर मैं मान लेता हूं इस टाइप से मेरे पास एक प्लेन है, तो यहां पे अल्फा ये है, बी ऐसे होता था, तो अल्फा और बी के बीच में, मींस जो अल्फा है मतलब जो नॉर्मल है और बी के बीच में एंगल अल्फा होता था। तो यहां पे आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, नॉर्मल ऐसे है, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, तो दोनों में एंगल कितना होगा, 90। तो यहाँ पे साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 क्या होगा, 1, तो टाउ इक्वल टू क्या होगा, एन बी आई ए। मेरे पास यहां पे ये चीज आ जाएगी। क्लियर? तो मेरे पास आ गया टाउ इक्वल टू एन बी आई ए। क्लियर? अब देखिए यहां पे मैंने क्या करना है, यहां पे मैं एक रिलेशन यूज कर रहा हूं, टाउ इक्वल टू के थीटा। क्लियर? अब यहां पे के क्या है आपके पास, दिस इज अ रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। कि मतलब क्या है कि ये जो यहां पे स्ट्रिंग लगी हुई है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप जो लगी हुई है, इसमें जब ट्विस्टिंग अकर हो जाती है, तो आपको पता है कि जैसे आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होती है ना, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन में वापस आता है। तो ऐसे आपके पास यहाँ पे है कि जैसे इस टाइप से रोटेट कर गया तो वो अपनी पोजीशन में आएगा, तो जब वो रोटेट कर गया तो उसके अंदर कोई फोर्स स्टोर हुई है, तो रोटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी फोर्स की स्टोरिंग होगी, तो वो वहां पे क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो के इज अ रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल, और थीटा क्या हो गया, बेसिकली एंगल हुआ जिससे वो क्या हो गया, ट्विस्टिंग अकर हुई है। क्लियर? तो आपके पास क्या होगा, ये दोनों इसके इक्वल होंगे, तो के थीटा इक्वल टू एन बी आई ए। तो आई का वैल्यू यहां पे क्या आ गया, के डिवाइड बाय एन बी ए थीटा। क्लियर? तो यहां से आई का वैल्यू क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया। अब के तो मेरे पास क्या है, यहां पे कांस्टेंट है। क्लियर? मींस के इज अ रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। क्लियर? क्योंकि उसमें कितनी होगी, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। n इज द नंबर ऑफ द टर्न्स, जो एक बार डिसाइड कर लिया वो सेम रहेंगे। b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने प्रोवाइड कर दी थी विद द हेल्प ऑफ द कॉइल पीसेस, वो सेम रहेगी। a इज द एरिया, वो हमने डिसाइड कर लिया, पहले जितने लेना था वो उतना ही रहेगा। तो आपके पास ओवरऑल ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे जो k बाय एन बी ए है, ये कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं g। g इज नॉन एज अ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो एक तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा, I इक्वल टू जी थीटा, तो I क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो मींस यहां पे करंट की मेजरमेंट हुई इन द फंक्शन, एज अ फंक्शन ऑफ द एंगल, मतलब जितना ज्यादा एंगल में चेंजेस उतना ज्यादा हमारे पास करंट क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास हो गया इसका थ्योरी पार्ट। अब यहाँ पे हमारे पास दो बेसिक टर्म्स आती हैं, एक आती है करंट सेंसिटिविटी और एक आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, जो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं इस टाइप से। तो यहां पे है करंट सेंसिटिविटी, इसे हम IS से डिनोट कर देते हैं। करंट सेंसिटिविटी हमारे पास होता क्या है, IS से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है कि कितने एंगल से डिफ्लेक्शन हुई पर यूनिट अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। मतलब जो मिरर में डिफ्लेक्शन हो रही है, जो वो स्ट्रिप एक तरह से रोटेट कर रही है, तो कितने एंगल से हुआ पर यूनिट अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्लियर? तो यहां से थीटा बाय आई का रेशियो क्या होगा, जैसे आई को मैं इस साइड ले गया तो थीटा बाय आई आ गया, तो इसको इस साइड ले गया, तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, एन बी ए डिवाइड बाय के। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, IS आ जाएगा। क्लियर? अब अगर मैं इसका SI यूनिट देखता हूं तो वो क्या होंगे, रेडियन पर एम्पियर। क्लियर? या फिर हम इसके लिख सकते हैं डाइवर्जेंस पर
एम्पियर। क्लियर? क्योंकि देखिए कई बार ना एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी आया हुआ है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग द एसआई यूनिट डाइवर्जेंस पर एम्पियर। डाइवर्जेंस बेसिकली इज अ यूनिट ऑफ द एंगल बट इन द 3D। क्लियर? और रेडियन पर एम्पियर का तो आपको पता है मींस एंगल पर यूनिट करंट। वो चीज क्या होती है आपके पास, करंट सेंसिटिविटी होती है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट मेरे पास आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, Vs कि कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई पर यूनिट अमाउंट ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड। क्लियर? ये तो फ्लो करेगा और ये आप प्रोवाइड करेंगे, तो थीटा बाई वी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, Vs होगा। अब देखिए थीटा बाई वी कैसे आएगा, आपको पता है थीटा बाई वी क्या होता है, IR। क्लियर? और थीटा बाई आई ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, NBA डिवाइड बाई KR। तो मेरे पास ये क्या आ गया, इसका रिलेशन आ गया। क्लियर? अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे इसका डेरिवेशन कर सकता हूं। कैसे? जैसे Vs आपके पास ये है और ये है, इससे मैं रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूं बिटवीन द Is एंड Vs। ये एग्जाम में भी आई हुई है रिलेशन, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आए हुए हैं, तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिलेशन है बिटवीन द Vs एंड Is, ये जो बुक्स हैं उसमें गिवन नहीं है, बट एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं, तो वी शुड नो कि कैसे हम रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आपको पता है Vs इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई V, और थीटा बाई V क्या होता है, इसको ऐसे लिख लेंगे। और आपको पता है थीटा बाई आई, ये क्या होता है, Is बाई R। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द Vs एंड द Is, वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड द करंट सेंसिटिविटी। क्लियर? क्योंकि जनरली स्टूडेंट क्या सोचते हैं, V इक्वल टू IR, उस सेंस में उसे लिख देते हैं, कहते हैं कि V इक्वल टू क्या होगा, IR। तो अगर मुझे उसे सेंसिटिविटी में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, SS लिख देते हैं, तो ये चीज गलत होती है। तो आपने इसको कैसे लिखना है, Vs इक्वल टू Is बाई R। क्लियर? अब मेरे पास आता है इसका लास्ट पार्ट। अब मैंने किस चीज को अंडरस्टैंड करना है, सेंसिटिविटी को। सेंसिटिविटी ऑफ MCG मींस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब सेंसिटिविटी देखिए हम कैसे डिस्कस करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, वो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। आपको पता है अगर मैं यहां से भी देखूं, मींस मुझे रिलेशन पता है बिटवीन द थीटा बाई आई इक्वल टू क्या होता है, मेरे पास ये होता है। क्लियर? थीटा बाई आई इक्वल टू NBA डिवाइड बाई K। ठीक है? तो मेरे पास यहां से थीटा क्या आ जाएगा, NBA डिवाइड बाई K इंटू आई। क्लियर? अब देखिए मैं क्या चीज चाहता हूं, फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ करंट, क्योंकि करंट तो हमने एक सर्किट में मेजर करना है जिसे हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो हमने क्या करना है, अगर वो करंट मेजर करना है उसे मैं नहीं चेंज कर सकता, वो तो मैंने मेजरमेंट करनी है। फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ करंट मैं क्या चीज चाहता हूं कि डिफ्लेक्शन मेरे पास ज्यादा से ज्यादा आए। क्यों? क्योंकि अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगी ना तो मैं उस करंट को इजीली मेजर कर सकता हूं, अगर वो डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होगी तो मैं उस करंट को इजीली मेजर नहीं कर सकता। तो फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ करंट मैं क्या चीज चाहता हूं, थीटा का वैल्यू हाई हो। थीटा का वैल्यू हाई कैसे होगा, अगर आप n की वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे तो इंक्रीज कर जाएगा, अगर आप b की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज करेगा, अगर आप a की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज करेगा, अगर आप k की वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो इंक्रीज करेगा। बट होता क्या है, अगर मैं एक कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देता हूं तो उसकी वजह से क्या होता है, थीटा तो इंक्रीज करता है बट ये फैक्टर ना मेरे फेवर में नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्न्स हम एक कॉइल के अंदर इंक्रीज करते हैं दिस इज अप टू अ लिमिट पॉइंट, क्योंकि अगर आपने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दी तो उसकी वजह से क्या होंगे, उसमें हीटिंग इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप n को इंक्रीज करो बट अप टू अ लिमिट पॉइंट ओनली। क्लियर? मींस दिस इज नॉट अ सुटेबल मेथड। अगर आप B को इंक्रीज कर रहे हो मींस मैग्नेटिक फील्ड को, तो थीटा इंक्रीज हो सकता है, बट B का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट प्रेफर करने पड़ेंगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रेफर करोगे तो वो क्या होगा, कॉस्टली काम होगा। क्लियर? सो दिस इज आल्सो नॉट अ सुटेबल मेथड। नाउ नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द एरिया।
अगर मैं इस कॉइल का एरिया इंक्रीज कर दूं तो उसकी वजह से थीटा इंक्रीज हो जाएगा, बट अगर मैं एरिया इंक्रीज कर दूंगा तो इसकी वजह से जो अपरेटस होगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट पार्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, तो वो वाला काम भी मैंने नहीं करना। नाउ द लास्ट पार्ट जो बेस्ट मेथड समझा जाता है टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ के, कि अगर आप के को डिक्रीज करोगे तो थीटा इंक्रीज कर जाता है। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाई वी यूज द फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप हियर। वो हम क्यों थ्रेड प्रेफर करते थे, क्यों, क्योंकि उसके लिए ना के का वैल्यू होता है स्मॉल, अगर के का वैल्यू स्मॉल होगा देन थीटा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई वी यूज द दिस फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दिस इज बिकॉज for it the value of the k means restoring torque per unit twist is very less, so theta will get increase, और अगर थीटा इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगी, डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगी, तो हम क्या चाहेंगे कि उसकी सेंसिटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द एमसीजी पार्ट, कि उसका प्रिंसिपल है, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी एंड करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड हाउ विल यू इंक्रीज द सेंसिटिविटी। तो ये सभी पार्ट्स आपने अच्छे से कवर करने हैं, और जो पार्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाता है यू हैव टू अटेम्प्ट दैट पार्ट। क्लियर? एनी डाउट?